नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सबसे पहले टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव का दावा है कि फैसला होना अभी बाकी है। भूपेश बघेल ने दिल्ली में करीब 3 घंटे तक राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है और राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद ही हाईकमान निर्णय लेगा। दिन बाद 3 तारीख को सभी सीईओज के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और महीना खत्म होने के बाद जीएसटी का भी है, तो उसकी भी समीक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम की भी समीक्षा, तो काम भी करेंगे और हाईकमान के निर्णय का इंतजार भी करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक साथ राहुल गांधी के साथ दिल्ली में मीटिंग भी की थी, लेकिन उस बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका था। फिलहाल सीएम बघेल अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली से रायपुर लौट चुके हैं। उनके समर्थन में खड़े विधायकों का कहना है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है। रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर बघेल और विधायकों का जोरदार स्वागत किया गया। पटना में आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन फैसलों पर मुहर लगेगी जो 31 जुलाई को दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए थे। दिल्ली में हुई बैठक में जाति आधारित जनगणना का समर्थन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने संबंधी अभियान चलाने समेत कई बातों पर चर्चा की गई थी। दूसरी तरफ पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है, उसमें पार्टी की ओर से सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा लगा है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी नेताओं के बीच पोस्टर पर जगह नहीं मिलने से जमकर गुटबाजी हुई थी, जिसे खत्म करने की अब कोशिशें तेज हो गई है। इसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए अब पार्टी दफ्तर के बाहर नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर के जरिए यह भी साफ कर दिया गया है कि पिछले दिनों पार्टी में जो कुछ हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार ने कमान खुद अपने हाथों में ले ली है, ताकि ये विवाद आगे न बढ़ सके। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे, सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कोयला तस्करी कांड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अभिषेक और रुजिरा को पूछताछ के लिए तलब किया है। अभिषेक बनर्जी को 3 सितंबर और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 1 सितंबर को बैंक डिटेल्स के साथ बुलाया है, लेकिन इस बार अब ममता ने केंद्र सरकार को घेरा है। ठीक करे देखो, गुजरातेर कम इतिहास আমরা জানি না, মনে রেখে দিও, সবকিছু মনে রেখো, মনে তারপরে কাজ করো। রাজনীতি রাজনীতির জন্য, রাজনীতি প্রতিহিংসার জন্য নয়। তুমি একটা ইডি দেখাবে, আমি ওই ইডির কাছে আমি বস্তা ভরে কাগজ পাঠাবো। তো আমি দেখতে চাই যদি কেস না হয় পরীক্ষা, তাহলে আমরাও কোর্টে যাব। তুমি সব ম্যানেজ করবে। उधर बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने पहले गिरफ्तारी कर ली है। 14 मई को हुई बीजेपी कार्यकर्ता धर्मा मोंडल मर्डर केस में नाडिया की चापड़ा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने शनिवार को 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इसके अलावा 10 नई एफआईआर मिलाकर अभी तक इस मामले में कुल 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि सीबीआई को नाडिया में सर्च के दौरान विरोध भी झेलना पड़ा। दिल्ली के कैंट इलाके में मासूम की रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस कोर्ट में 30 दिनों के भीतर 4 आरोपियों के खिलाफ 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 2 अगस्त को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। दिल्ली कैंट इलाके में एक संवेदनशील घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश 5 तारीख को दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया गया था। क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करके डीसीपी क्राइम मोनिका भारद्वाज की देखरेख में इसका तफ्तीश किया गया। इसमें तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस और जो विटनेसेस की टेस्टिमोनीज, ये सब कलेक्ट किया गया और इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई। तमाम सबूतों के आधार पर इस मामले का चार्जशीट, 400 पेज का चार्जशीट आज माननीय अदालत में दाखिल कर दिया गया है। 30 दिन के अंदर ये चार्जशीट को दाखिल करने में दिल्ली पुलिस कामयाब रहा है। दरअसल राजधानी के कैंट इलाके में 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिजन ने धरना प्रदर्शन कर न्याय की मांग की थी। इस मामले में सियासत भी जमकर हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को 1 महीने के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त से शुरू होगी।
ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कितने लट मारा कोई डाउट? कोई जाएगा इसको बीच करके? पहले ऑर्डर दिया, फिर किसानों पर डंडे बरसे। तस्वीरों को देखकर तो कहा जा सकता है कि किसानों के साथ क्रूरता हुई। और जब एसडीएम साहब से इस पर सवाल किया गया तो नियमों का हवाला देने लगे। टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफी जगह, तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। प्रावधान के नाम पर एसडीएम ने जैसी कार्रवाई की है उसे बर्बरता कहा जा सकता है। करनाल में किसान प्रोटेस्ट कर रहा था और 3 बार बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा। वे पूरे वीडियो वाल हुए हैं, जो अधिकारियों ने ऑर्डर दिए हैं। और अगर बैठे हुए किसानों पर अत्याचार हो तो ये तो पूर्ण रूप से एक अत्याचार है किसानों को। करनाल के अंदर जरूरत से ज्यादा क्रूरता पे सरकार उतराई है और वहाँ पे इकट्ठे भी नहीं होने दे रहे हैं और वहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि जो आता है उसको लठ मारो। दरअसल निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को करनाल में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। वहीं सीएम का विरोध कर रहे किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। एसडीएम आकाश सिन्हा ने इस प्रदर्शन को हटाने के लिए लाठीचार्ज करवा दिया। पुलिस के इस एक्शन में करीब 10 किसान घायल हो गए हैं। एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई की मांग उठी। इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है। पुलिस की जाति है तो भी दंडन किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स केस में एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की और अभिनेता को हिरासत में ले लिया है। अरमान कोहली के घर छापेमारी के बाद उन्हें एनसीबी के दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ भी की गई। हालांकि पूछताछ के बाद एनसीबी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि अरमान कोहली ने एनसीबी के सवालों के सही जवाब नहीं दिए और इसी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान अभिनेता अरमान कोहली के घर से ड्रग्स भी बरामद किया गया था। हालांकि एनसीबी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत अभिनेता के घर छापेमारी की गई। इससे पहले भी अरमान कोहली कई बार विवादों में रह चुके हैं। हालात नाजुक है, अनिश्चितता का दौर है। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। खतरा कितना है इसका अंदाजा पेंटागन के इस बयान से लगाया जा सकता है। पेंटागन ने बताया है कि काबुल एयरपोर्ट पर खतरनाक हालात हैं और आतंकी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। वहां मौजूद अमेरिकी फौज कमांडरों ने यह बताया है कि अगले 24 से 36 घंटे में कोई बड़ा आतंकी हमला होने की संभावना है। काबुल एयरपोर्ट पर खतरा इसीलिए भी बना हुआ है क्योंकि अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए फिदायीन हमले के मास्टरमाइंड समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। इस आतंकी हमले में अमेरिका ने ISIS-K के एक ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया था। U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. The airstrike occurred in the Nangarhar province of Afghanistan. I can confirm, as more information has come in, that 2 high-profile ISIS targets were killed and 1 was wounded. अंदेशा जताया जा रहा है कि इस हमले से बौखलाकर ISIS-K अमेरिका से बदला लेने की फिराक में काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए वो खबर आपको दिखाते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है। अगर अगस्त के आखिरी 3 दिन और सितंबर के महीने में बैंकों में आपका काम है तो बैंक जाने से पहले चेक कर लें कि कहीं छुट्टियां तो नहीं है, क्योंकि आज से 31 अगस्त तक बैंक बंद रहेंगे। आज रविवार है, अगले 2 दिन जन्माष्टमी के चलते बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। वहीं सितंबर के महीने में कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसका कारण यह है कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही 4 रविवार भी हैं। 5 सितंबर रविवार, 8 सितंबर गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देवी तिथि, 9 सितंबर को गंगटोक में तीज हरतालिका, 10 सितंबर को अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर और पणजी में गणेश चतुर्थी, 11 सितंबर महीने का दूसरा शनिवार, 12 सितंबर रविवार, 17 सितंबर रांची में कर्मा पूजा,
19 सितंबर रविवार, 20 सितंबर गैंगटॉक में इंद्र यात्रा, 21 सितंबर को कोची और तिरुवनंतपुरम में श्री नारायण गुरु समाधि दिवस, 25 सितंबर महीने का चौथा शनिवार और 26 सितंबर रविवार ये दिन हैं जब बैंकों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में ध्यान रहे कि आप जरूरी काम इन छुट्टियों के अलावा किसी और दिन ही निपटा लें। हालांकि याद रहे कि बैंकों की ये छुट्टियां राज्यों के हिसाब से रहेंगी। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने में गड़बड़ी की खबरों के बीच UIDAI की तरफ से सफाई सामने आई है। UIDAI ने शनिवार को कहा है कि आधार को पैन और EPFO से जोड़ने की सुविधा में कोई रुकावट नहीं आई है और ये सभी सुविधाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। खबरों के अनुसार आधार को EPFO और पैन से जोड़ने की डेडलाइन बाकी रहने के बीच इस खबर से लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। UIDAI ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि प्रणाली में एक जरूरी अपडेट किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ नामांकन केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन और मोबाइल अपडेट सेवा सुविधा में परेशानी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह अपडेट होने के बाद अब एकदम ठीक तरीके से काम कर रही है। UIDAI ने कहा कि भले ही प्रणाली स्थिर हो गई है, लेकिन वो इसकी निगरानी कर रहा है ताकि लोगों को आगे किसी तरह की असुविधा नहीं। 20 अगस्त 2021 को अपडेट प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पिछले 9 दिनों में हर दिन औसतन 5.5 लाख नामांकन के साथ 51 लाख से ज्यादा लोगों का नामांकन किया गया है। अगर आप भी चेक से पेमेंट करते हैं तो आपको यह खबर ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि चेक से पे सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार 1 सितंबर से 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है, यानी कि चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी, वरना आपका चेक कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सिस बैंक ने SMS के जरिए अपने ग्राहकों को तो जानकारी दे दी है, वहीं SBI, कोटक महिंद्रा बैंक भी पॉजिटिव पे को 50,000 से ज्यादा के चेक पर लागू कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन कस्टमर्स के लिए फिलहाल ऑप्शन रखा है। PPS के तहत ग्राहकों को बैंक को नेट, मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी। एक्सिस बैंक ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वो 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेंगे। बैंकों की ये नई गाइडलाइंस 1 सितंबर से पूरी तरह से लागू होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि आने वाले कुछ महीनों में 2 और राज्य असम और छत्तीसगढ़ में ये सेवा शुरू हो जाएगी। एक देश एक राशन कार्ड कार्यक्रम से देश भर के करीब 75 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक जुलाई के महीने में दिल्ली में 1 नेशन 1 राशन कार्ड शुरू होने से इस योजना से करीब 69 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला था, जबकि अब पश्चिम बंगाल में यह सेवा शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस योजना से लाभ लेने वाले लोगों की संख्या करीब 75 करोड़ तक हो गई है। केंद्र सरकार के इस योजना का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाले सभी लोगों को इसका फायदा मिले और उन लोगों तक सब्सिडी वाले अनाज आराम से पहुंच सके। नौकरी पेशा लोग अक्सर PF खाते को लेकर परेशान रहते हैं। खासकर निजी कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को EPF से मिलने वाली पेंशन की जानकारी नहीं होती। जानकारों का कहना है कि सैलरीड लोगों के वेतन से काटी गई रकम 2 खातों में जाती है। पहला है प्रोविडेंट फंड यानी EPF और दूसरा है पेंशन फंड यानी EPS। कर्मचारी के वेतन से काटे गए पैसे का 12% EPF में जमा होता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से 3.67% EPF में जमा किया जाता है और बाकी का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS में जमा किया जाता है। कोई भी कर्मचारी एक निश्चित समय के बाद अपने PF खाते की रकम निकाल सकता है, लेकिन पेंशन राशि निकालने के नियम सख्त है, क्योंकि वो अलग अलग स्थितियों में तय किए जाते हैं। अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है तो फॉर्म 19 और 10C जमा कर PF की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाली जा सकती है। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, पाकिस्तान पर UN का चौंकाने वाला खुलासा। आईसिस खुरासान के पाकिस्तान से संबंध पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट सामने आई है। आईसिस के विदेशी आतंकी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान घुसे हैं, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। आईसिस के में कई पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट हमने भी परसों आपको दिखाई थी, जिस रिपोर्ट में साफ था कि आईएसएस के इतने बड़े आतंकी हमलों को एक के बाद एक 9 धमाकों को अंजाम नहीं दे सकता, वो इतना सक्षम नहीं है। अगर इन धमाकों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है तो वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। अब ये UN की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस रिपोर्ट का पूरा मजमून है। पाकिस्तान पर UN ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि आईएसएस के पाकिस्तान से संबंध हैं। इस रिपोर्ट में इस बाबत जिक्र है, आईएसएस के विदेशी आतंकी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान घुसे हैं।
फिर से हमले को अंजाम दिया जा सकता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कल ही बयान सामने आ गया था कि अगले 24 से 36 घंटे में फिर से बड़ा हमला हो सकता है। इसको लेकर वहां पर सतर्कता की भी जानकारी मिल रही है। काबुल एयरपोर्ट की जो अंदर की सुरक्षा है वो भी अमेरिकी नाटो के हाथ में है, अमेरिकी और नाटो के हाथ में है, और बाहर अभी भी तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। तो जो बाइडेन की तरफ से कल कहा गया था कि फिर से हमले हो सकते हैं, और ये यूएन रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, यूएन रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र है उससे साफ है कि पाकिस्तान के आईएसएस-के से संबंध है। और जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भी कि आईएसएस-के के विदेशी आतंकी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में घुसे हैं, फिर से हमले को अंजाम दे सकते हैं। प्रदीप दत्ता हमें और जानकारी देंगे। प्रदीप, इस मुताल्लिक और क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि यह बहुत बड़ी गलती होगी अमेरिका और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों की अगर वो खाली अपनी जो एंटी टेरर ऑपरेशन है आईएसएस खुरासान पे आके रोक देंगे और निगाहें वहीं बांध देंगे। आईएसएस खुरासान की हो या लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क हो, ये सिर्फ नाम है, एम एक ही है, वो है टेरर अनलीश करना जिहाद के नाम पे, और उनके पीछे आका एक ही है, वो पाकिस्तान। दूसरी चीज, आईएसएस खुरासान की अगर हम बात करें तो इनके जितने भी जिहादी एलिमेंट है सारे पाकिस्तान से आते हैं। और दूसरा, आईएसएस खुरासान के लिंक हक्कानी नेटवर्क के साथ सबको मालूम है, और हक्कानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान के रावलपिंडी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी उन्हें आदेश रावलपिंडी हेडक्वार्टर से मिलता है उसी तरीके से वो काम करते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि 2016 से तालिबान की हेड कर रहे हैं, तो क्या वो कहाँ के हैं? सबको मालूम है कि वो इसमें पाकिस्तान में है, और जो भी कोई गतिविधियां अफगानिस्तान में हो रही हैं, काबुल में हो रही हैं, वो मुल्ला हैबतुल्लाह की तरफ से हो रही है। और मुल्ला हैबतुल्लाह को कौन गाइड कर रहा है? रावलपिंडी हेडक्वार्टर, पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान आर्मी। और दूसरी बात यह कि हक्कानी नेटवर्क जो कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है, उसके तार जुड़े हुए हैं। और हक्कानी नेट, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? एक इलाके में एक सबसे बड़ा टेररिस्ट खलीलुर रहमान हक्कानी, जिसपे $5 बिलियन का अवार्ड रखा गया है अमेरिका की तरफ से, और कई टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उससे कहा गया कि आप सिक्योरिटी देखिए। एक टेररिस्ट एक देश की अगर सिक्योरिटी देखे, और वो भी पाकिस्तान के इशारे में, तो उसे कहते हैं आपका अल्लाह ही हाफिज। बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल प्रदीप, आप नजर रखिए इस खबर पर। अपडेट के लिए हम लौटेंगे वापस। वहीं देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत को मेडल मिलने वाला है। भाविना पटेल से भारत को गोल्ड की उम्मीद है। सिर्फ एक कदम दूर है भाविना पटेल गोल्ड मेडल से। एक कदम की दूरी पर भाविना पटेल। टेनिस मुकाबले में चीन की खिलाड़ी से उनका मुकाबला होगा। हालांकि इससे पहले जो उनके मुकाबले रहे हैं वो भी चुनौती भरे रहे हैं, और डटकर मुकाबला भाविना पटेल की तरफ से किया गया और अपनी जगह फाइनल में पक्की की है। एक कदम दूर है गोल्ड मेडल से। कुछ ही देर में गोल्ड के लिए मैदान में उतरेंगी भाविना पटेल, और खुशखबरी आने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल मेडल पक्का कर लिया है भाविना पटेल ने। अब गोल्ड के लिए जंग लड़ेंगी, मैदान में उतरेंगी। इस समय पैरालंपिक मुकाबले चल रहे हैं टोक्यो में। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल भारत की झोली में आए थे। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था हमारे तमाम खिलाड़ियों का, और अब भाविना पटेल आज फिर से उनका भी आज जादू देखने को मिल सकता है टोक्यो के मैदान से। करिश्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, इससे पहले भी डटकर मुकाबला भाविना पटेल की तरफ से किया गया, और अब आज फाइनल मुकाबले पर सबकी नजर गड़ी हुई है। करिश्मा, करिश्मा के पास हम वापस लौटेंगे। तो देखिए, आज भारत को मेडल मिलने वाला है। भाविना पटेल भारत को गोल्ड दिलाएंगी, इस बाबत पूरी उम्मीद है, और सबकी नजरें हैं भाविना पटेल के प्रदर्शन को लेकर। हालांकि भाविना पटेल कह चुकी हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, अगर डट कर किया जाए तो फिर बिल्कुल जीत हासिल होगी, कुछ भी असंभव नहीं है। और देखिए, एक बहुत छोटे से घराने से भाविना पटेल आती हैं, लेकिन जो उनकी कोशिशें रही हैं मैदान पर वो भी हमने देखी हैं कि किस तरह उन्होंने मुकाबला किया है। एक बड़ी खिलाड़ी से हमारे साथ करिश्मा लाइव मौजूद हैं। करिश्मा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बस एक कदम की दूरी पर है गोल्ड मेडल से भाविना पटेल। कितने बजे मुकाबला शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल भाविना को मैं वापस लौटती हूँ आपके पास करिश्मा। तो
अब नजर है कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये मुकाबला शुरू होने वाला है भाविना पटेल का। चीन की खिलाड़ी से इनका मुकाबला होगा। इससे पहले मात दी है भाविना पटेल ने दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए। अब आज टेनिस मुकाबले में एक बार फिर से चीन की खिलाड़ी से मुकाबला होगा भाविना पटेल का। कुछ ही देर में यह मुकाबला शुरू होगा, कुछ ही मिनटों में। वही देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 80वां ये प्रसारण है। शिल्पकारों से मन की बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लकड़ी के खिलौने बनाने वालों से चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले हमेशा सुझाव भी लोगों से मांगे जाते हैं, लोगों से सवाल भी मांगे जाते हैं और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं इसमें। और अब जब आज प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे फिर से संबोधित करेंगे, क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री द्वारा कही जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। ये 80वां एपिसोड है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का। शिल्पकारों से आज खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राबता कायम करेंगे। लकड़ी के खिलौने जो बनाते हैं उनसे आज बातचीत प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दरमियान करेंगे। सुबह 11 बजे 80वें एपिसोड का प्रसारण होगा। और इसके अलावा क्या कुछ खास रहेगा प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर, यह भी देखने वाली बात होगी। इससे पहले जब पिछला संबोधन प्रधानमंत्री का रहा था, उसमें तमाम खिलाड़ियों की भी प्रधानमंत्री ने बात की थी। टोक्यो ओलंपिक्स में जिन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और पैरालंपिक्स अभी चल रहे हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री ये जिक्र करें, क्योंकि भाविना का जो प्रदर्शन रहा था उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट भी किया था। अब आज उनका फाइनल मुकाबला है। वहीं आज अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामायण कॉन्क्लेव जन जन के राम में जाएंगे। प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे प्रेसिडेंट। वहीं देखिए, अयोध्या रूट पर 8 घंटे बंद रहेगी दूसरी ट्रेनें, ये जानकारी मिल रही है। तो प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अयोध्या रूट पर 8 घंटे सभी ट्रेनें बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति का रूट होगा वहां से। वहीं रामलला के आज दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं आज की अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जिस पर आज लगातार चर्चा रहने वाली है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक होनी है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसलों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक के जरिए। तो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक होगी। कई बड़े फैसलों की उम्मीद लगाई जा रही है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगी। इससे पहले हमने देखा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा भी नीतीश कुमार कर चुके हैं। 11 दलों के नेता थे। नीतीश कुमार उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। अब आज इस बैठक पर भी नजर टिकी है। वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11 महीने पहले जिस महिला डॉक्टर की मौत हो गई थी, उस डॉक्टर की पोस्टिंग दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कर दी गई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कई दिनों तक डॉक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। दरअसल शिवांगी की मौत 11 महीने पहले हो गई, लेकिन सरकारी रजिस्टर में शिवांगी अब भी जिंदा है। स्वास्थ्य विभाग की इस हरकत की राज्य में किरकिरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है, ये आप देखिए। 11 महीने पहले जिस महिला डॉक्टर की मौत हो गई थी, उस डॉक्टर की पोस्टिंग दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कर दी जाती है। बड़ा खुलासा तब होता है जब कई दिनों तक डॉक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और सरकारी रजिस्टर में वो जिंदा बता दी जाती है, इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, लौट में जल्द। आप रहिए हमारे साथ।